Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics चैप्टर है आपका परफेक्ट कंपटीशन और उसमें एक पॉइंट है आपका वो है कि फर्म का संतुलन या उद्योग का संतुलन आपको पहले बताया था, लेकिन अब आता है आपका एक फर्म का संतुलन, अर्थात फर्म का संतुलन किस परिस्थिति में हो सकता है। फर्म ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर उत्पादन को अधिकतम रखने का प्रयास करती है, उत्पादन अधिकतम करती है। तो उसके लिए हमारे पास में दो प्रकार की विधियां आती हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड परंपरागत विधियां, दूसरा है आपका मार्जिनल लागत एवं मार्जिनल आगम, सीमांत लागत एवं सीमांत आगम विधि। तो इसके अंदर अब सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड अर्थात परंपरागत विधि। तो परंपरागत विधि में क्या होता है? परंपरागत विधि में तो इसी परंपरागत विधि में हमारे पास में कुल आगम और कुल लागत विधि में होता है कि इसमें दो कंडीशन पूरी करनी होती हैं। एक उत्पादक को दो कंडीशन पूरी करनी होती है। एक होता है कि साम्य बिंदु पर अर्थात साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम एवं कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी हो। कुल आगम और कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी हो। और दूसरी शर्त इसके अंदर ये होती है कि कुल लागत रेखा कुल आगम रेखा से नीचे हो या कुल आगम कुल लागत से ऊपर हो। तो ऐसी पोजीशन में यह विधि लागू हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको दर्शाया जा सकता है कि आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ से एक ओ वाई ओ एक्स अक्ष दिया गया है। तो ओ वाई अक्ष जो है ये आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मेथड को शो करता है, जबकि ओ एक्स अक्ष है ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिटी प्रोड्यूस्ड या क्वांटिटी इन यूनिट्स को शो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों रेखाओं के मध्य में से अर्थात 45 एंगल डिग्री एंगल शो करते हुए एक रेखा बीच में से निकलती है और ये सीधी रेखा जाती है। सीधी रेखा चलने का तात्पर्य है कि इसके अंदर कीमत दी हुई होती है जिसे सेलर अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता है और ना ही उसको वृद्धि कर सकता है। तो जितनी अधिक मात्रा में इकाइयाँ बेची जाएंगी उतनी अधिक मात्रा में उसी अनुपात में आपकी रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। इसलिए यह एक सीधी रेखा के रूप में निकलती है। दूसरी रेखा टीसी है, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट लाइन। टीसी टोटल कॉस्ट लाइन, कुल लागत रेखा। तो कुल लागत रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जबकि आपकी टोटल रेवेन्यू रेखा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इसका कारण ये है कि बिजनेस ऐसा होता है जिसमें लागतें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थिर लागत, दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत होती है वो शून्य उत्पादन अर्थात 0 उत्पादन होगा तो भी आपको वहन करनी पड़ती है इतनी मात्रा में, तो आपको फिक्स कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आपका उत्पादन बढ़ता है तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लागतें पहले लागत नियम के अनुसार ऊपरी की तरफ बढ़ती है, फिर समान आती है और फिर लागत वृद्धि नियम लागू हो जाता है। लागत ह्रास नियम, लागत वृद्धि नियम, पहले लागत ह्रास नियम, फिर लागत समता नियम और उसके बाद में लागत वृद्धि नियम लागू हो जाता है। तो ये हमारी लागत, यहाँ तक जो लागत होती है वो सारी की सारी आपके लिए फिक्स एक्सपेंसेस के रूप में मानी जाती है। इसके ऊपर जितनी भी आपकी कॉस्ट है वो सारी आपको वेरिएबल कॉस्ट इसमें शो करती है। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे ये आपकी इसी सर्किल के अंदर ऊपर नीचे की तरफ चलती रहती है। तो ये हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डायग्राम, जिसे हम टोटल कॉस्ट के रूप में मानते हैं।
तो टोटल कोस्ट जो एक रेखा होती है उसमें 3 बातें लागू हो जाती हैं। वो 3 बातें कौन सी होती है? एक होता है लागत ह्रास नियम, लागत समता नियम और लागत वृद्धि नियम। तो अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख करके और कुछ साधनों में परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में ये लागतें अपने आप प्रभावित होती हैं, क्योंकि जिस अनुपात में हमें वेरिएबल एक्सपेंसेज इंक्रीज करना होता है उसी अनुपात में हमें फिक्स एक्सपेंसेज भी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वेरिएबल एक्सपेंसेज के साथ साथ फिक्स एक्सपेंसेज को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए फिक्स एक्सपेंसेज को यूज करने के लिए हम अपनी थोड़ी सी वेरिएबल एक्सपेंसेज आई मीन से लेवल में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर समान आता है, उसके बाद फिर वो घटने लग जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में लागत होती है। अब बात आती है संतुलन की कि एक उत्पादक अपना अधिकतम उत्पादन कहाँ करे, उत्पादन करने के लिए उसे कौन सी पोजीशन चयन करनी है। तो यहाँ पर आपको जो 2 बातें बताई थी, सबसे पहले कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि इसका जो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कोस्ट, इसका डिफरेंस अधिकतम होना चाहिए, अंतर ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए ये अंतर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और अंतर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो अंतर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इन 3 जगह लागत और आगम दोनों में अंतर अधिक मात्रा में है। अब ऐसे में कौन सी पोजीशन है कि हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट स्वीकार करें। तो सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन में टोटल रेवेन्यू ऊपर और टोटल कोस्ट नीचे होनी चाहिए, वो लागत का अंतर हमें स्वीकार करना है। तो यहाँ पर लागत ऊपर है, आगम नीचे है, इसको लॉस का एरिया मानते हैं, लॉस एरिया। इसमें कोस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है और लागत का जो लागत आगम का अंतर है वो बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इसको भी हम लॉस एरिया मान सकते हैं। जबकि सेकंड कंडीशन जो उसमें मांगी गई है वो यहाँ पर पूरी हो रही है, इसमें रेवेन्यू ऊपर है और कोस्ट नीचे है, लागत भी नीचे है। इसलिए हमें उत्पादन का लेवल कहाँ डिसाइड करना है, हमें अपना उत्पादन का लेवल यहाँ पे डिसाइड करना है। OQ1 नो, OQ2 नो, OQ3 यस एंड OQ4 भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें दोनों कंडीशन को मानते हुए सिर्फ OQ3 उत्पादन और इक्विलिब्रियम पॉइंट E को आधार मान करके हमें सिर्फ OQ3 उत्पादन ही जारी करते रहना चाहिए और उत्पादन को सेल आउट करते रहना चाहिए। तो ये हमारा उत्पादन का निर्धारण और लाभ का निर्धारण हो जाता है। दूसरी विधि आपके पास आती है जो सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। ये था टोटल कोस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड, और ये आपके पास है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कोस्ट मेथड, सीमांत लागत एवं सीमांत आगम विधि। सीमांत लागत एवं सीमांत आगम विधि की 2 कंडीशन होती हैं। जैसे पहले यहाँ पर इसकी 2 कंडीशन थी, वैसे ही यहाँ पर भी इसमें 2 कंडीशन आ जाती है। और वो 2 कंडीशन ये है कि AR इक्वल टू MR, कुल आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। तथा दूसरी विधि, दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन आती है वो ये है कि AR और MR लाइन को MC रेखा नीचे से आकर काटती हुई ऊपर जाए, नीचे से आकर काटती हो, नीचे से आकर के क्रॉस करती हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में AR इक्वल टू MR लाइन जो कि OX अक्ष के हॉरिजॉन्टल इक्वल है, समानांतर है, और इसी लाइन के ऊपर ये हमारी जो पहली कंडीशन है कि AR इक्वल टू MR जो कि पूर्णतया समानांतर होना चाहिए, वो यहाँ पर कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि MC रेखा नीचे से आकर ऊपर की तरफ जाए और उसको AR बराबर MR को काटती है, अर्थात MC रेखा MR को काटे। तो यहाँ पर MC रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और MR रेखा को काट रही है। यहाँ पर ये क्रॉस करती है, वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E डिसाइड हो जाता है। तो ये तो हमारे पास में सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट E का डिसाइड होता है। अब इसमें हमें यह देखना है कि फर्म लाभ की पोजीशन में हो या हानि की पोजीशन में हो या सामान्य लाभ की पोजीशन में हो, तो उसका निर्धारण करती है एवरेज कोस्ट लाइन AC रेखा। MC रेखा
और एमआर रेखा जो होती है उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करती है। एसी रेखा और एआर रेखा, एसी और एआर ये दोनों लाभ और हानि को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एआर अधिक है और एसी कम है, इसका तात्पर्य है कि ये प्रॉफिट एरिया है। यदि ये एसी लाइन ई पॉइंट पर आती है तो उसको मानेंगे हम कि AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC इक्वल टू AC, अर्थात नो डिफरेंस नो बैलेंस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इक्वल टू ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यदि ये AC रेखा इसके ऊपर चली जाती है, AR से ऊपर चली जाएगी, तो AR से ऊपर जाने पर यह हानि की पोजीशन को शो करती है। तो अब हमें सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि AR इक्वल टू MR हो और MC लाइन नीचे से आकर MR लाइन को, AR बराबर MR लाइन को या MR लाइन को क्रॉस करती हो, काटती हो। तो जहाँ पर ये काटेगी वहीं पर हमारा संतुलन बिंदु होगा और उसी संतुलन बिंदु पर हमारी प्राइस होगी और हम OP कीमत के ऊपर OQ वस्तु का उत्पादन करते रहेंगे, जिससे हमारा फर्म संतुलन में रहेगा। ये थी आपके उत्पादन निर्धारण और कीमत निर्धारण के लिए एक फर्म का संतुलन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी देखते हैं।